Good morning, everyone. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 10, Subject Social Science, Chapter number 9, Forest and Wildlife Resources, Part 2. So, in last video, we discussed about different kind of forest in India and the deforestation, as well as we talk about impact of deforestation, remedies to conserve forest. That all we discuss in part 1. So those who still not watch part 1 video, they first watch part 1 video. This video is about wildlife diversity in our country. तो लास्ट वीडियो में मैंने जो भी डिस्कस की थी वो आई होप दैट आपको सबको समझ में आ गई होगी. आज के वीडियो में जो हमें डिस्कस करना है वो वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करना है. तो ये डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर. जहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा होगे वहाँ वाइल्ड लाइफ भी ज़्यादा होगी, वेराइटीज़ भी ज़्यादा होगी. पर ड्यू टू ह्यूमन ग्रीडीनेस वी आर मेकिंग डेंजर्स फॉर फॉरेस्ट एज वेल एज द वाइल्ड लाइफ, wild animals for them also. So the topic is given to spread awareness among the people for the rights of animals also, because the earth is not only made for our lives. The same rights also given by the nature to animals also. So it is our noble duty to care about all kind of creatures, those who are living on the earth, because like earth is our home, same like that earth is also home of different kind of insects and animals and birds. So as a human being, we 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 should aware about all these kind of things. Animals are best part of the food chain system, so we should learn all kind of things. And we take protection, we give protection to the animals also. So before I start video, I would like to tell you that share the video, like the video, subscribe the channel, and bell press the bell icon. So let's start the video. Wildlife diversity. So there is a large diversity in climate and physiography in India. तो फिजियोग्राफी आप 9th स्टैंडर्ड में ये पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो कि नॉर्थ में माउंटेन है, हिमालय, साउथ में पेनिनसुलर रीजन है, वेस्ट में डेजर्ट है. तो हर एक टाइप के फिजियोग्राफी हमारे कंट्री में है. उसी हिसाब से सॉइल भी हमारे कंट्री में अलग अलग रीजन में अलग अलग है. और फॉरेस्ट सॉइल के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो फॉरेस्ट अलग अलग है, और फॉरेस्ट अलग अलग है तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे क्लाइमेट और वाइल्ड लाइफ जो है वो भी अलग अलग है. ड्यू टू दिस जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी अ लार्ज वेरिएशन इज सीन अमोंग द इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड वेजिटेशन. देर आर अबाउट 15 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल बर्ड्स इन द वर्ल्ड. तो पूरी दुनिया में अगर देखने जाए तो 15 लाख टाइप के अलग अलग बर्ड्स और एनिमल्स है. आउट ऑफ देम 81,251 स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया. उसमें से 81,251 टाइप के बर्ड्स और एनिमल्स हमारे इंडिया में है. इंडिया स्टैंड्स 12th इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी यानी ऐसा रीजन जहाँ पे बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट ग्रो करते हो, रहते हो. एनिमल्स फ्रॉम एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका आर सीन इन इंडिया. African zarak, European wolf, wild goat, and Kashmiri deer, elephants, and gibbons from Southeast Asia, etc., are found here. The biodiversity of India includes. तो यहाँ पे जो हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के जो एनिमल्स है वो देखने को मिलते हैं. जैसे कि अफ्रीकन जरक जो होता है वो, यूरोपियन वुल्फ जिसको चिंकारा भी बोल, यूरोपियन वुल्फ, देन आफ्टर वाइल्ड गॉड्स, काश्मीरी डियर, जंगली जो गॉड होती है उसको वाइल्ड गॉड बोलते हैं, काश्मीरी डियर. साउथ ईस्ट
साउथ ईस्ट एशिया के जो एलिफेंट होते हैं, गिबन जो होते हैं वो एक टाइप के मंकी होते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ब्लैक बियर। ब्लैक बियर भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जो ब्लैक कलर का बियर होता है। वन हॉर्न राइनो, राइनो जिसके एक सिंग होता है। डियर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्नैक्स। पीकॉक, बस्टर्ड, जिसको अगर आप समझने जाए तो बाज जिसको आप बोल सकते हैं, या तो घुराड आप जिसको बोल सकते हैं। फिर हॉक, हॉक यानी बाज। किंगफिशर और फ्लेमिंगो एक्सेट्रा, ये भी हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। द स्नो लेपर्ड इन हिमालय एंड द रेड पांडा फाउंड एट द सेम एल्टीट्यूड आर डिस्टिंगाइज्ड एनिमल्स हियर। तो यहाँ पे अगर हायर एल्टीट्यूड यानी हाइट के ऊपर जाओगे तो आपको स्नो लेपर्ड भी देखने को मिलेंगे। Currently, India is the only country in the world where tiger and lion are seen moving in their natural habitats. During winter, migratory birds from distant places throng into the watershed area of Koel Dev National Park, Bharatpur, Rajasthan, and Nal Sarovar in Gujarat to spend winter. तो यहाँ पे जब विंटर सीजन चालू होते हैं तो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं यहाँ पे। कुछ एरिया के नाम हैं जहाँ पे आपको वैरायटीज़ मिल सकती है। शिवालिक सेंट्रल इंडिया, शिवालिक ईस्टर्न घाट, जो कलर्स है वो आपको देखना है। नॉर्थ ईस्ट हिल यहाँ पे ये। फिर वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट का एरिया है। तो यहाँ पे आपको टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को ज़्यादा मिलती है। ये अलग अलग टाइप के पिक्चर्स हैं एनिमल्स के जो यहाँ पे मिलते हैं। ये स्नैक, पीकॉक, एलिफेंट, टाइगर आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो टाइगर और लायन तो पूरे वर्ल्ड में आपको खाली इंडिया में ही देखने को मिलते हैं जो फॉरेस्ट में अपने हिसाब से रहते हो। Sea turtle comes to lay egg along the sandy coast of Odisha. Indian python, various snakes, and the king cobra are found in the southern rainforest. तो हमारे यहाँ इतनी जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है कि इतनी सारी वेराइटीज़ हमारी कंट्री में हमें बर्ड और एनिमल की देखने को मिलती है। अब इसमें से कुछ ऐसे हैं जो एक्सटिंक्शंस के ऊपर है, यानी उनका वजूद अभी ख़त्म होने आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ह्यूमन ग्रीड की वजह से हैबिटेट इनके लॉस हो रहे हैं। जो स्पीसीज है वो सब मर रही है। अब आप फॉरेस्ट कट करोगे तो यही होने वाला है। यहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए ऐसे वाइल्ड एनिमल को मारा जाता है। So today many wild animals in the world are on the verge of extinction. Tigers were found throughout India during last century. Tigers were seen in the forest of Eider, Ambaji and Danta. Today tigers are totally extinct from Gujarat forest areas. Cheetah is also becoming extinct from Indian forest. तो चीता जो थे वो पूरी दुनिया में देखने को मिलते थे, वो भी अभी कम हो गए हैं। टाइगर और लायन जो थे वो भी बहुत सारे इंडिया में थे पहले, वो भी अभी बहुत कम हो गए हैं, बहुत लिमिटेड गुजरात में ही आपको देखने को मिलते हैं। तो ये ह्यूमन ग्रीड की वजह से ये जितने भी वाइल्ड एनिमल हैं उनका हैबिटेट लॉस हो गया है। एज पर द फिगर ऑफ 2014 गिवन बाय फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, द फिगर इज 2226 टाइगर हमारी कंट्री में थे। फिर टाइगर प्रोजेक्ट चालू हुआ, लायन प्रोजेक्ट चालू हुआ, इसलिए अभी इनका ग्रोथ हो रहा है। अब लायंस जो है वो पूरे वर्ल्ड में 523 ही बचे हैं जो हमारी कंट्री में है। और एक टाइम पे ये जो हमारे एशियाटिक लायन थे जो अभी गिर में ही मिलते हैं वो बहुत सारी जगह पे आपको देखने को मिलते थे। Asiatic lion of Gir which were seen even up to Middle East
मिडल ईस्ट तक आपको देखने को मिलते थे, यानी अफ़गानिस्तान और उसके ऊपर वाले रीजन में भी आप जाओ तो वहाँ देखने को मिलते थे। वो अभी लिमिटेड हो गए हैं, हमारे गिर फॉरेस्ट में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली उनका शिकार होता है। उनके स्क्रीन और उनके नेल, उनके टीथ का ब्लैक मार्केटिंग होता है और इसकी वजह से उनकी उनको मारा जाता है। तो टाइगर जो है गुजरात फॉरेस्ट में मिलते हैं, चीता जो है वो तो इंडियन फॉरेस्ट में अब कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। मैनी बर्ड स्पीसीज विच वेर वेरी इजीली सीन इन इंडियन फॉरेस्ट आर नाउ हार्डली सीन। सम ऑफ देम लाइक वल्चर, डक विथ पिंक थ्रॉट, यानी पिंक जिसका गला होता है वैसे डक, क्रेन्स एंड आउल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। क्योंकि इनके आपने रेसिडेंस छीन लिया, आपने फॉरेस्ट सब कट कर दिया, अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे। अब पहले तो स्पैरो, पैरोट, ये सब भी देखने को मिलते थे, पर अभी हाई राइज बिल्डिंग सब बन गए, अभी इनके लिए कुछ प्लेसेस बची नहीं है, इसलिए ये भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर आप ध्यान दें, और पिजन के जो नेस्ट होते हैं, अगर आज की डेट में अगर आप उसको देखेंगे तो वो नेस्ट के अंदर आपको पहले जो था वो श्रब से बना होता था, यानी ग्रास और वो सब मिलता था उनके नेस्ट में। अभी उनका जो नेस्ट होता है उसमें स्टील के वायर, नेल्स, ऐसा ऐसे मटेरियल से अपना नेस्ट बनाते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इन इन जो बोल नहीं सकते ऐसे जो एनिमल और बर्ड है उनकी सिचुएशन क्या है। अब यहाँ पे एक ही दिमाग लगाना है कि आपके घर से कोई आपको निकाल दे तो आपको कैसा लगेगा। Chilotaro bird, once widespread in Arunachal of northeast, is not seen so easily. There is a danger of survival to the alligators of the fresh water of rivers and Ganga river dolphin. Ganga river dolphin की सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि अभी उसको बचाने के लिए मूवमेंट चालू है, क्योंकि कंटिन्यूसली वाटर पॉल्यूशन, उसकी वजह से अब ये जो है हमारे एनिमल्स और बर्ड्स, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। देर इज़ अ डेंजर ऑफ सर्वाइवल टू द एलिगेटर ऑफ द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर्स एंड गंगा रिवर्स डॉल्फिन। द नंबर ऑफ सी टर्टल अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड गुजरात इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। वाटरफॉल, जिसको जल बिलाड़ी बोलते हैं, वंस फाउंड फ्रिक्वेंटली इन नर्मदा, तापी, मही एंड साबरमती रिवर्स ऑफ गुजरात इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। A time has come for us to think about this seriously. तो ये जितने भी बर्ड्स और एनिमल्स है, अगर वो सपोज ये दुनिया से ही उनका एक भी पीस बचा ही नहीं, जैसे डायनासोर्स आज हम मूवी में और पिक्चर्स में देखते हैं, वैसे ये जो बर्ड्स और एनिमल्स है वो हमें मूवी और पिक्चर्स में देखने पड़ेंगे। और ये सबका रोल है। जैसे अर्थ के ऊपर कोई भी बॉर्न होता है तो वो ऐसे ही बॉर्न नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई उसका रीज़न होता है, उसका इम्पोर्टेंस होता है। कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है, सबका एक रोल होता है, वो हमें प्ले करना है। अब जब यहाँ पे सपोज आप मान लो कि लायंस और टाइगर्स ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो जितने भी हार्बीवरस है वो इंक्रीज होंगे, वो सब ट्रीज और लीव्स और ग्रास सब खा जाएंगे, हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं। अब जो कार्निवर्स है वो इनको कंट्रोल करते हैं, तो उनका ये रोल है कि वो जो नेचुरल बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं, पर हम हमारे ग्रीडीनेस की वजह से ये सब हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इससे एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी अर्थ के ऊपर हम ही नहीं होंगे। देयर इज़ नो ह्यूमन रिमेन ऑन द अर्थ इन फ्यूचर if we are not giving importance to this natural things। अब ये सब होने का रीज़न क्या है, डिस्ट्रक्शन का रीज़न क्या है, तो ये सब उसके रीजंस हैं। सॉरी, ये रीजंस है डिस्ट्रक्शन के। आवर एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेस्ट, illicit felling of trees, international wildlife trade, nature against nature, encroachment of villages on forest land, global warming, unhealthy relation of government and local population, local hunting and poaching by villagers, अनलॉयल्टी ऑफ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स।
तो ये सब रीजन्स है, करप्शन से लेके पॉपुलेशन तक जितने भी रीजन्स है, ये सब रीजन्स है ये वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रक्शन के लिए. दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. Due to human interference in grassland and in a watershed area of the forest, the natural habitat of the wild animal is put in danger. क्योंकि हमें लैंड चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, रहने के लिए, हम ट्रीज कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ के जो वाइल्ड एनिमल है उनका हैबिटेट जो है वो हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन द मेन रीजन इज द मेन रीजन responsible for natural imbalance. Its final impact is the reduction in the number of wild animals. Hunting the animal to obtain hair, skin, bones, horns, or nails is also responsible. The over exploitation of forests made by man for his greedy motives, such as road, multiple purpose projects, mining minerals, expansion of new settlements or cities, etc., displace the wild animals. Forest land are being encroached for grass, fuel, or for grazing. The forest fire engulf many species. When the forest fire occurs at the time of rearing the young ones of the bird or hatching the eggs, it creates a negative impact on the number of wild animals. तो फॉरेस्ट फायर जब होता है तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है. Due to the loss of their natural habitats, many animals without any abode come into conflict with man and sometimes even lost their lives. अभी कोई वाइल्ड एनिमल सपोज हमारे एरिया में जहाँ पे सोसाइटी एरिया होता है वहाँ पे आ जाए तो फिर सब लोग मिलके उसको मार देते हैं और उसकी वजह से उसकी जान चली जाती है. ड्यू टू द लॉस ऑफ नेचुरल hunting to procure biomedicine or things which make perfume also being the species on the verge of extinction. तो बहुत सारे ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स को मारा जाता है. अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन टू कंट्रोल एंड प्रिजर्व दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन? So it is necessary to change our attitude and perception towards the forest. हमें हमारा एटीट्यूड और हमारी सोच बदलनी चाहिए. We considered it as a source of unlimited income, which is a mistake. अगर हम ऐसे एनिमल को ऐसा सोचेंगे कि भाई ये सोर्स ऑफ इनकम है तो ऐसा हमें कोई राइट्स नहीं है. इसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे लॉज बनाए हैं जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. टाइगर प्रोजेक्ट है, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है, लायन प्रोजेक्ट है. तो ये सब स्टेप्स है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि फाउंड बाय बेलिंडा राइट, एन अवार्ड विनिंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड फिल्म मेकर, वाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया वर्क्स टू मैनेज द इंटरेक्टेबल वाइल्ड लाइफ क्राइसिस इन इंडिया. तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो इस तरह से वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए काम करते हैं. पर ऐसे कुछ एफर्ट से कुछ नहीं होने वाला है. हमें सबको ये हमारी मोरल ड्यूटी समझ के वर्क करना पड़ेगा. Maintain the balance of number between the herbivores and the carnivores in the forest. For these steps like maintaining the water sources in the forest and restriction on grazing of domestic animals should be taken. तो फॉरेस्ट में थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर वाटर सोर्सेज बनाने चाहिए जिससे वाइल्ड एनिमल को पानी का कोई प्रॉब्लम हो अगर ड्राई सीजन में और उसके लिए उनकी जान जाती हो तो वो रुक जाए. ऐसे रीजन में डोमेस्टिक एनिमल ग्रेजिंग कम्प्लीटली बैन होना चाहिए. देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज टू बैन हंटिंग. हंटिंग के ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए. है लॉज पर उसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली होना चाहिए. Those laws should be implemented very harshly. Heavy punishments should be inflicted for illegal mining in forest area and a fine should be imposed. It is necessary to make such arrangements which would not disturb the animals during their procreative period. A study should be made about the likely effect of fisheries, forest gatherings, or tourism in the forest and steps should be taken accordingly. Programs
should be arranged to bring widespread awareness in the society. If the wildlife protection force is inactive, then pressure should be brought on them and this work should be given प्रायोरिटी. तो अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स है हमारे पास जो एक्टिव नहीं है तो गवर्नमेंट को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए. जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए उनको फोर्सफुली उनके पास वर्क लेना चाहिए. जहाँ पे भी फिशरिंग होता है या तो ऐसे टूरिज़्म जैसा बिजनेस होता है, अगर वहाँ पे वाइल्ड लाइफ के ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता है तो उसके हिसाब से स्टेप्स लेने चाहिए. तो ये सब मेजर्स है जिससे हम जो भी वाइल्ड लाइफ अभी तक बची है हम उसको बचा सके. अब जो आगे हमने मिस्टेक कर दी उसको हम सुधार नहीं सकते, पर और इससे डेंजरियस सिचुएशन ना आए उसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं और ये हमारी मोरल ड्यूटी होनी चाहिए. अब ये गंगा रिवर डॉल्फिन की बात है तो द गंगा रिवर डॉल्फिन फाउंड इन रिवर ब्रह्मपुत्र एंड गंगा इज अ फ्रेश वाटर स्पीसीज. Generally, it lives in the rivers having deep and calm water flow. It is found in the Ganga River which flows through one of the densely populated region of the world. Due to the release of dirty water in the river, sedimentation due to deforestation, fisheries, navigation in the river, industrial waste, etc., danger has been created against its existence. Apart from Ganga and Brahmaputra river, there are few such dolphins left in Chambal river. It comes to the surface very often to breathe, making shushu like sound. So it is also known by other names like sounds, shushu or suis. It is also found in the river of our neighbors Nepal and Bangladesh. At present, the existence of Ganga river dolphin is in danger. ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से सिचुएशन है, ये तो एक एग्जाम्पल है. अब इसी तरह गवर्नमेंट ने बहुत सारे वाइल्ड एनिमल को बचाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू किए हैं जिसमें से एक है टाइगर प्रोजेक्ट. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम. सम स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ. तो ये स्कीम आई वही बड़ी बात है, यहाँ से ही हमें हमारी मिस्टेक पता चलती है कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि कोई भी रूल तभी बनता है जब अवेयरनेस चली जाती है और ये प्रूव है उसका. अंडर दिस स्कीम सम प्रोजेक्ट्स आर स्टार्टेड फॉर दोज एनिमल स्पीसीज विच आर इन डेंजर और विच आर लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर. तो फर्स्ट है टाइगर प्रोजेक्ट. एज पर वन एस्टिमेट देयर वेर मोर देन 40,000 tigers in India in the beginning of 20th century. Due to unrestricted illegal hunting and deforestation, there was a big danger for the existence of tigers. In such circumstances, this project to save tiger was started in 1971. तो ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है. तो ये आपको याद रखना है कि टाइगर प्रोजेक्ट 1971 में चालू हुआ था. Under the project, a series of steps are taken to keep their natural habitat protected and to maintain ecological balance at national level. Till now, this project is implemented in about 44 regions. तो टाइगर को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया, इससे काफ़ी हमारे कंट्री में 2226 टाइगर अभी है. फिर एलिफेंट प्रोजेक्ट है. तो दिस प्रोजेक्ट was started in 1992. Its main objective was to provide the elephant protection in their natural habitats and to protect habitats and their migratory corridors. Today, there are about 26 protection zones for elephant in the country. After the implementation of this project, there has been an increase in the number of elephants in the forest. Besides, this project also work for the maintenance of domesticated elephants. तो एलिफेंट्स प्रोजेक्ट 1992 में चालू हुआ, टाइगर प्रोजेक्ट 1971 में चालू हुआ, ये आपको याद रखना है. और ये प्रोजेक्ट से अभी एलिफेंट भी बढ़ रहे हैं. फिर है राइनो प्रोजेक्ट. तो द राइनो प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वन हॉर्न राइनो ऑफ इंडिया.
In India, most of the rhinos are found in Assam state. These are also found in less number in Sundarban of West Bengal. According to the strategy of Rhino Vision 2020, an increase in the number of rhino is targeted at 3000. तो ये 2020 आज के साल तक, ये साल तक राइनो जो बढ़ने चाहिए वो 3000 तक बढ़ने चाहिए। अभी आपको ये सर्च करना है कि राइनो प्रोजेक्ट जब चालू हुआ 2013 में, तो उसके बाद कितने राइनो आज की डेट में बढ़े हैं। फिर है क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट। तो this species of alligators which is found in the fresh water was the verge of extinction in the decade of 1970। 1970 में इनकी हालत बहुत ख़राब थी। The government of India took timely steps to start this project। और आज की डेट में हमें एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं। वैसे ही कुछ सिचुएशन वल्चर्स की भी हो गई थी, तो वल्चर प्रोजेक्ट चालू हुआ। तो यहाँ अलग अलग वल्चर हैं, आप देख सकते हैं, ये अलग अलग टाइप हैं। वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, और आप ये देखिए वल्चर कितना बड़ा होता है। अब ये एक्चुअली में क्या काम करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, कि जो भी डेड एनिमल मर जाते हैं तो ये इनको खा जाते हैं, और इसके वजह से जो डिजीज़ होते हैं वो स्प्रेड नहीं होते। वरना आज के डेट में कोरोना वायरस ने कितना तबाही मचा के रखा है। अब ऐसे आप सब वल्चर्स को ख़त्म कर दोगे तो और कितने टाइप के वायरस और डिजीज स्प्रेड हो गए। तो ये एक समझने वाली बात है कि ये प्रोजेक्ट ही नहीं चालू होना चाहिए, क्योंकि इनके लाइफ के सामने डेंजर है, तो फिर इनके बचाने के लिए ऐसे स्पेशल एफर्ट हमें लगाने पड़ते हैं। पर अगर हमारी अवेयरनेस हो तो ऐसे प्रोजेक्ट ही नहीं चालू होंगे, जिससे मैन पावर और टाइम तीनों तीन बचेगा। Vulture is the cleanliness worker of the nature. It eats the meat of dead animals. There are about 9 subspecies of vulture in India. Due to the unusual decreases in its number, this project was started in 2004। 2004 में vulture project चालू हुआ। स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, तो स्नो लेपर्ड आप देख लीजिए, ये स्नो लेपर्ड वाइट होते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ये आपको देखने को कभी कभी मिलते हैं। दिस स्पीसीज विच इज़ फाउंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 3000 मीटर, 3000 मीटर की हाइट पे ये आपको देखने को मिलते हैं। इन हिमालयस lives in snow only। This project was started in 2000 with the purpose to increase the knowledge about snow leopard among the local people, so the people would be aware to protect it। Besides these other projects which are operational including Kashmiri Hangul project, Red Panda project, Manipur Tamil project for the special species of deer found in Manipur, Ganga Dolphin project and Ganga Brahmaputra river etc। तो ये सारे भी प्रोजेक्ट्स चालू है। पर यहाँ पे फिर वही बात आती है कि प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हम हमारी अवेयरनेस से वर्क करेंगे, जितने राइट्स हम हमारे लिए पसंद करते हैं, चूज़ करते हैं, उतने ही अगर हम एनिमल्स को भी देंगे तो ना ही उनकी जान खतरे में होगी, ना ही हमें ऐसे प्रोजेक्ट चालू करने पड़ेंगे। तो भी हमारी कंट्री में बहुत सारी सेंचुरीज़, नेशनल पार्क्स बने हैं। तो ये हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। ये इंडिया में जहाँ जहाँ है, ये आपको बोर्ड के मैप वर्क में आएगा, तो ये आपको ध्यान से एक बार देख लेना है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। और कौन सी वाइल्ड लाइफ है, वही सेंचुरीज़ है, वो भी है किस लिए है। तो सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व्स आर एस्टैब्लिश्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ऑल दिस थ्री वर्ड्स शुड बी लाइक सिनोनिम्स बट देयर इज सम डिफरेंट। तो सेंचुरी, बायो रिजर्व और नेशनल पार्क में डिफरेंट है। तो सेंचुरी हम पहले देखते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परमिटेड विद इन सर्टेन लिमिट। यहाँ पे एक लिमिटेड कंडीशन के साथ ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउड किया जाता है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कैन बी अलाउड टू ग्रेजिंग आफ्टर ड्यू परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज़। Wildlife sanctuary is established for the protection of some species. The sanctuary can be established by the government after certain process। Periyar, Chandraprabha, Etur Nagaram sanctuaries
आर फेमस सेंचुरीज। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में भी एक मैप है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं और मैप वर्क के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर है नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क क्या होते हैं, तो कंपेयर टू द सेंचुरी दिस इज़ मोर प्रोटेक्टेड जोन। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं। मोर देन वन इकोसिस्टम इंक्लूडेड हियर। देयर इज़ अ कंप्लीट बैन ऑन एनिमल ग्रेजिंग। यहाँ पे एनिमल ग्रेजिंग कम्प्लीटली बैंड होता है। इट इज़ नॉट सेंटर्ड ऑन वन स्पीसीज एज इट इज़ इन अ सेंचुरी। It is established through the coordination of state and central government. काजीरंगा, कॉर्बेट, वेलावदर, मरीन नेशनल पार्क, गिर, दच्चीगाम एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क। तो यहाँ पे सेंचुरी जैसा कोई एक एनिमल के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं होता है। यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम, कोई एक इकोसिस्टम के ऊपर फोकस होता है। यहाँ पे एनिमल ग्रेजिंग कम्प्लीटली बैन होता है और बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ होते हैं और ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से चलता है। फिर है ये नेशनल पार्क का लिस्ट है। आप यहाँ पे नेशनल पार्क देख सकते हैं और ये जितने भी नेशनल पार्क है वो आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी है एक हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। ये पूरा का पूरा एक लिस्ट है, पूरे मैप में एक साथ में ये सब दिखाया है। तो ये नेशनल पार्क है। फिर अगर हम बात करें तो बायो रिजर्व जोन, तो ये क्या है, तो इट इज़ फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म्स। इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से ये बनते हैं। तो यहाँ पे भी जितने बायो स्फीयर रिजर्व्स है वो यहाँ मैप में है लोकेशन और ये उनके नाम है। आपको नंबर के साथ मैच करना है। जैसे 15 नंबर आप देखोगे कच्छ, तो वो गुजरात में है। तो इस तरह से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे भी डिटेल में है, ये उनके नाम हैं, उनके एरिया हैं, कितने एरिया में है वो। ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात 12,454 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में है। तो ये पूरे जितने 18 हैं वो सब नाम यहाँ पे हैं। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। इट इज़ फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म्स। इंटरनेशनल कंडीशन के हिसाब से इसको बनाया जाता है। द पर्पज़ इज़ टू प्रोटेक्ट द फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ एनी रीजन। Besides the vegetation, insect and land of that area, the lifestyle of the people living there is also protected. तो यहाँ वेजिटेशन, इंसेक्ट और लैंड को तो प्रोटेक्ट किया जाता है, वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। स्पेशल अरेंजमेंट्स आर क्रिएटेड फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग अबाउट बायो रिजर्व्स। इन सच प्रोक्लेम्ड एरिया ऑल एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट्स आर टोटली रिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे ह्यूमन मूवमेंट अलाउड ही नहीं है। जो एरिया रिजर्व्ड है वहाँ पे द एवरेज एरिया ऑफ सच जोन इज़ लार्जर देन 5,000 स्क्वायर किलोमीटर। नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, पंचमढ़ी एक्सेट्रा कंसिडर्ड टू बी द इम्पोर्टेंट बायो रिजर्व ऑफ द नेशन। द रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात वॉज डिक्लेयर्ड एज अ बायो रिजर्व जोन इन 2008 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन। तो इस तरह से यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए गवर्नमेंट के साइड से इतने स्टेप्स लिए जाते हैं। तो इंडिया में टोटल बायो प्रोटेक्शन जोन 18 है, नेशनल पार्क 103 है, सेंचुरी 531 है। अगर गुजरात की बात करें तो बायो प्रोटेक्शन जोन 1 है, नेशनल पार्क 4 है और सेंचुरीज 23 है। डेवलपमेंटल प्रोसेस इज़ इनवेटेबल but along with it, it is necessary that we keep in mind its ill effects on the entire lifestyle of wild planning, life system while planning. Whenever one species is completely destroyed or it is in danger, the result of the disturbance in the flood food chain are far reaching. तो जैसे मैंने बोला कि हर एक एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट का कुछ ना कुछ रोल है। जब कोई एक बर्ड, एनिमल, इंसेक्ट की लाइफ डेंजर में आती है तो उसकी इफ़ेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी फूड सिस्टम के, फूड चेन के ऊपर होती है। इन फूड चेन एवरी इंसेक्ट हैज़ अ स्पेसिफिक रोल। इफ लाइफ इज लॉस्ट द एंटायर स्ट्रक्चर एक्सपीरियंसेस डिस्टर्बेंस। इफ वन स्पीसीज इज रिमूव्ड द नेचुरल सिस्टम ब्रेक्स डाउन इन लॉन्ग रन। These effects reach men very late, hence we are not aware of it. Those environmental dangers which
we are following are the result of carelessness developed before decades. If we have a planned development, there will not be any problem. Friendly approach with the environment is the need of present day. तो आज से आप 50 साल पहले का एटमॉस्फेयर देखो और आज का देखो, या 100 ईयर्स से पहले की सिचुएशन देखो और आज की देखो, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है. तो ये एक हमारी नीड है कि भाई डेवलपमेंट तो रोक नहीं सकते, वो तो नेसेसरी है, पर डेवलपमेंट इस तरह नहीं होना चाहिए जिससे नेचुरल रिसोर्स है वो उनको डैमेज हो. जैसे फॉरेस्ट है, सॉइल है, वाटर है, वाइल्ड लाइफ है, तो इनको डैमेज करके हम ज़्यादा नहीं भाग सकते, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते. कहीं ना कहीं ये घूम फिर के हमारे ऊपर आने वाला है. तो ये सब अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ये सब आपके एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व किया गया है. फ्यूचर की जनरेशन आप हो, आपको ध्यान रखना है कि आपको आगे की लाइफ कैसी चाहिए. अगर आपको सिंपल एंड हेल्दी लाइफ चाहिए तो आपको सबको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, सबकी लाइफ्स की आपको चिंता करनी पड़ेगी, आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा. अगर खाली डेवलपमेंट करोगे और डिस्ट्रक्शन के साइड नहीं देखोगे तो अल्टीमेटली पूरा डेवलपमेंट डिस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो फ्यूचर में ये अर्थ को ग्रीन रखना, इसके एटमॉस्फेयर को संभालना, इसके जो वाइल्ड लाइफ है, जितने भी बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स हैं, उनकी लाइफ के बारे में सोचना. एज अ ह्यूमन that is our responsibility and we must have to follow our responsibility by any cost. तो ये चैप्टर में इतनी डिटेल्स है. इसके बाद वाले वीडियो में हम इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में बात करने वाले हैं. बट यहाँ पे ये थिंग्स टू नो है, ये आपको लिख देना है. ये एग्ज़ाम में कहीं से भी आ सकता है. ये लेपर्ड प्रोजेक्ट और जो भी आपके टेक्स्ट बुक में है उसके फ़ोटोग्राफ्स हैं. और यहाँ पे एक एक्सरसाइज मैंने दी है, ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है. अब इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो. वंस अगेन आई एम टेलिंग दिस इज योर बोर्ड ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ योर लाइफ. सो डू नॉट give exam with any kind of doubts. If you are having any doubts, any query, you can ask, you can find the solution of your queries and then after give your exam, so you will get good score in your exam. With that, it is not about only the passing of board examination. Many things are very important for being a good citizen of this country or world. So you must follow certain kind of things which are very necessary for the bright future. तो यहाँ पे जो भी आप पढ़ते हो इसको खाली पढ़ के एग्ज़ाम में लिख के मार्क गेन करना वही हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जो अच्छी बात है, जो नेसेसरी है, उसको हमें प्रैक्टिकली भी अप्लाई करना है. तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं. अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच.